हेलो, अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तकनीकी समस्या थी, तो मैं उसे सुलझा लेता हूँ। फिर से हम चलते हैं। अरे बाप रे, हम यहाँ तक पहुँच गए। चलिए मैं एक बार कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपसे ओके 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 सॉरी, अब ज़रा देखिए, आप लोग ध्यान से ज़रा बताएं कि अब आवाज़ आ रही है। सॉरी, मुझे लग रहा है काफ़ी 1-2 मिनट की लंबी क्लास चल चुकी है। एक बार ज़रा कमेंट करके बताएं कि अब आवाज़ आ रही है। ज़रा सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या अब आवाज़ आ रही है। सभी साथी ध्यान से जवाब दें। एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्लास को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मैं एक बार फिर से सारे प्रश्नों को आपके सामने व्याख्या कर देता हूं, क्योंकि बीच में वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी शायद। अब आप शायद ध्यान से देख रहे होंगे। यहां पर देखिए कि ध्वनि तरंगे तरंगे हैं, दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या यांत्रिक। ठीक है, अब जरा बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अब आवाज आ रही है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कि अब आवाज आ रही है ना सबको प्रॉपर वे में। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए एक बार जल्दी से। ठीक, आ रही है आवाज? ठीक, थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न बैंक की तरफ। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं सारा। देखिए यहां पर आपको पता होगा ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जाने में माध्यम का होना आवश्यक होता है। एक बात याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहां पर यह गलत है, और जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्वनि तरंगे दाब, अनुदैर्ध्य, यांत्रिक होती हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय नहीं होती। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, चलिए आगे चलते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से तरंग की विशेषता नहीं है। मैंने आपको बताया कि आजकल नहीं है वाले प्रश्न काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो जब ट्रेंडिंग में रहते हैं तो इन प्रश्न के बारे में भी हमें जानना होगा। आयाम, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, लेकिन माध्यम नहीं होता। कैसे? देखिए यहां पे पूछा है तरंग की विशेषता क्या नहीं है। तरंग में आयाम, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति तीनों होती है। तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए माध्यम तरंग का गुण नहीं है। जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग जो लोग वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दें। ये भौतिक विज्ञान की सीरीज है आपके लिए। मैं चाहूंगा कि आप इस सीरीज के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहें, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। अब यहां पर है ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं कर सकती। वायु में, पानी में, खाली स्थान में, स्टील में। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। देखिए ध्वनि तरंगे वायु में यात्रा कर सकती हैं, पानी में कर सकती हैं, स्टील में कर सकती हैं, खाली स्थान में नहीं कर सकती। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो आपका होगा सी, माने यहाँ पे जो गलत है वही आपका सही होगा। तो सब लोग को समझ में आ गया, जितने लोग इस वीडियो को यहाँ पर लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलते हैं हम एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और लोग गलती कर जाते हैं। डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट, सभी लोग जवाब जरूर देंगे। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डेसिबल का। मेरा सवाल आपसे है, डाप्सन किसकी यूनिट है? किसकी इकाई मात्रक है? किसकी इकाई मात्रक है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएंगे कि जितने भी साथी देख रहे हो बना है, डॉप्सन किसकी मात्रक है, वोल्ट किसका मात्रक है, हर्ट्ज किसका है, ओम किसका है। बाकी नोट्स में हम आपको पूरी तरह से उपलब्ध करा देंगे, ताकि आपको यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि के माप की यूनिट अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, न्यूटन, डेसिबल, सोन्स, फांस। यहाँ पर क्या होगा? डेसिबल होगा। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है,
ठीक, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जोर से निकलने वाली आवाज, जोर से निकलने वाली आवाज और अनिमेष आवाज का कारण क्या है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, संक्रमित वोकल कार्ड, कमजोर वोकल कार्ड। तो यहां पर इस प्रश्न का अगर सही जवाब की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रश्न का होगा उत्तर उच्च आवृत्ति। क्या होगा? उच्च आवृत्ति, माने ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं। इसे हम तारत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं, और जिस कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। ध्वनि की तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की जो तारत्व होता है वो उसकी आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। अगर यहां पे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, जो पुरुष होते हैं उनकी ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। पुरुष की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की, महिलाओं की अपेक्षा कम होती है। उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है, निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि जरूरी नहीं जो मैं पढ़ा वो जरूर है परीक्षा में, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसकी अगर व्याख्या आपने पढ़ लिया, इससे जुड़ा प्रश्न जब भी परीक्षा में आएगा आप गलती नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने, सोनार का पूरा नाम क्या है? सवाल है आपके सामने, सोनार का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैंकिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं बताएं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके, और हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने सभी साथी मित्रों तक। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी क्लास में, तकनीकी समस्या, लेकिन उसके बाद सही हो गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मतलब इसकी व्याख्या की तरफ। यहां होगा साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, मतलब यहां इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। देखिए सोनार में साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, सोनार एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा तरीका है, एक यंत्र ऐसा कह सकते हैं, एक तकनीक ऐसा है जिसमें जल में स्थित पिंड जो होते हैं उनकी दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार एक प्रेषित तथा एक ससूचक होता है। इसे किसी भी नाव या जहाज पर लगाया जाता है। इस विधि का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए, जल के अंदर, पानी के अंदर कोई चट्टान है, हिमशैल है, उसकी जानकारी के लिए, डूबा हुआ जहाज कोई जानकारी के लिए, पनडुब्बी की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि सोनार का प्रयोग किस लिए किया जाता है या किस लिए नहीं किया जाता है, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा प्रश्न जब आएगा उसका आसानी से उत्तर बता लेंगे। अब हम इसके एक और अगले सवाल की तरफ आपके साथ ही चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित जो प्रौद्योगिकी थी वो कौन सी थी? रडार, सोनार, इकोलोकेशन, लीडार। तो बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अभी जस्ट मैंने इसकी व्याख्या की। ठीक, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सोनार। ठीक, आगे चलते अगले सवाल की तरफ। रडार का फुल फॉर्म यहां पे क्या होगा? सेम प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। सेम प्रश्न है, कोई इसमें अंतर नहीं है, कोई अलग से आपको कुछ बताना नहीं है। रडार का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। सोनार हो गया, अब रडार। सभी साथी जरूर बताइएगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग, ये हो गया आपका रडार। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। रडार सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके
शत्रु के जलयान अर्थात दुश्मन के जलयान वायुयान का पता लगाता है। ये घूमते हुए एरियल के द्वारा तरंग भेजता है जो वायुयान जलवान से परावर्तित होकर वापस आ जाता है। तो उसका जो समय अंतराल को ज्ञात करके जलयान की दूरी ज्ञात की जा सकती है, जहाज की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तरंग जितने क्षेत्र की स्कैनिंग करती है उसका चित्र भी रडार के पर्दे पर आ जाता है। इसलिए ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी है। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं। इंफ्रारेड किरणें क्या है? देखिए, जो सिलेबस का कंप्लीट हो चुका है वो ई लर्निंग विद रिगेश के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। सब निःशुल्क क्लास है, ये भी निःशुल्क क्लास है। आपको अभी अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो 1-2 दिन के अंदर हम सब आपके लिए उसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो बनाकर उपलब्ध करा देंगे ताकि आपके अध्ययन अध्यापन में कोई समस्या ना हो। दूसरी, कोई बार बार मैसेज कर रहा है कि नोट्स नहीं है, तो भैया ऑनलाइन क्लास के जो नोट्स है उस सभी ग्रुप में पढ़ चुके हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो टेलीग्राम को ध्यान से देखिएगा, सारे उसी दिन पढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो उसमें आपकी गलती है। तो बार बार जो है कमेंट करिए, कोई ना कोई शिकायत ही लेकर आते हैं। एक ऑफिस का नंबर, कोई जिसको दिक्कत रहा करे वहां पे कॉल किया करे, जो ऑनलाइन क्लास संबंधित है। मेरी क्लास में आप डिस्टर्ब ना किया करे, खुद भी ना हुआ करे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंफ्रारेड किरणों क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये वो टॉपिक है, वो सीरीज है जहां से परीक्षा में सवाल आता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अर्थात यहां इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी तरंगे निकलती हैं जिन्हें देख नहीं सकते। दृश्य प्रकाश के अलावा भी बहुत सारी ऐसी तरंगे निकलती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, उनका अनुभव कर सकते हैं। जैसे गामा किरणें हुई, अवरक्त किरणें हुई, परावैंगनीय किरणें हुई, एक्स किरणें हुई, रेडियो तरंगे हुई। लेकिन ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अवरक्त किरण, गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनीय किरण, रेडियो तरंग, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरंगों को अवरक्त किरणें कहते हैं। रट लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जा सकते हैं। और बैगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंग को परावैंगनी किरणें कहते हैं। रट लीजिएगा, फिर मत कहिएगा कि परावैंगनी किरण में और अवरक्त किरण में क्या अंतर है। लाल रंग की आवृत्ति से कम आवृत्ति के जो किरण होते हैं, तरंग होते हैं, उन्हें अवरक्त किरणें कहते हैं। बैगनी रंग से जो ज्यादा होते हैं, जिसकी आवृत्ति तरंगों की ज्यादा होती है, उन्हें परावैंगनी किरणें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार की किरणें हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए इन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये रट लीजिएगा। ठीक, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं पाती? दृश्य प्रकाश, एक्सरे, परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। यार वीडियो को शेयर कर दिए, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। पैसे नहीं कटेंगे आपके। चलिए, यहां पे ध्यान देना होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा? एक्सरे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रकार दृश्य प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, परावैंगनी किरण प्रवेश नहीं कर पाता, रेडियो तरंग नहीं कर पाता, एक्सरे। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये 3 कर पाते, ये नहीं कर पाता। तो यहां पूछा है, एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं प्रवेश कर पाती। इन किरणों को उनके अन्वेषक के नाम पर रॉडजल किरणें कहते हैं। उनके अन्वेषक के नाम पर क्या कहते हैं? रॉडजल। रॉडजल किरणें कहते हैं।
ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाते। इनकी तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 10 से लेकर 0.1 नैनोमीटर होती है। ये किरणें चिकित्सा में इस्तेमाल की जाती हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखिए, बार बार कमेंट करने से किसी कोई अगर समस्या होती है क्लास से, तो क्लास का एक नंबर है, उस पर लोग कॉल किया करें। यहां पर इस क्लास को डिस्टर्ब ना किया करें, सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी जनपद जौनपुर से। चाहे आपको समस्या किसी नोट्स में आ रही है, चाहे समस्या कोई क्लास में आ रही है, सारी जानकारी मिल जाएगी। निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, वॉकी टॉकी, टेलीफोन की बातचीत। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइएगा। पूर्ण द्वैध चैनल, इसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो यहां पर लिखना चाहे लिख लीजिएगा, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल। रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, वॉकी टॉकी, तो इसे कहते हैं टेलीफोन की बातचीत। क्या कहा जाता है इसे? टेलीफोन की बातचीत, ठीक है। क्या कहा जाता है? टेलीफोन की बातचीत, ठीक है। क्लियर हो गया सबका? अब हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? सिंप्लेक्स, मीडियम, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो जी हां, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें निश्चित दूरी तक ही संचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है, मतलब इसकी दूरी निश्चित होती है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है। कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के निम्न आवृत्ति के वायरलेस संचार पर, कम दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर। इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है आपका ए। मानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन निकट क्षेत्र का एक मानक है, जिसकी मदद से स्मार्टफोन या अन्य उपकरण से एक दूसरे से स्पर्श करके करीब लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। अब हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ये एक यूनिक सवाल है, इंपॉर्टेंट है। यहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ें और सारे प्रश्नों का जवाब दें, और ये मानकर बैठिएगा कि आप लाइव क्लास में बैठे हैं, या ये मानकर बैठिएगा परीक्षा हाल के अंदर बैठे हैं। ध्यान से, चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल, एकदम आसान सा सवाल है। तो आपको पता होगा निकेल है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है, लेकिन मिट्टी के बर्तन नहीं है। इसलिए जो आपका गलत है वही आपका सही होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। ये सुचालक नहीं, ये कुचालक है। माने जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक, ये सुचालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन अगर बात चीनी मिट्टी की करें, कागज की बात करें, लकड़ी की बात करें, रबड़ की बात करें, तो ये विद्युत का कुचालक होते हैं, ये सुचालक नहीं होते। हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी कीमती धातुएं हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, कोई समानता नहीं है। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। सभी साथी जितने इस वीडियो को देख रहे हैं।
किसी ने कमेंट किया सर बच्चों की तरह क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें आपको सिलेक्शन दिलाना है और सिलेक्शन दिलाने के लिए हमें हर उस मेथड का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आप जब तक सेलेक्ट नहीं होते अपने परिवार के लिए, एक शिक्षक के लिए हमेशा एक स्टूडेंट ही रहते हैं। और हम ये चाहेंगे कि आप सभी एक बार इस आगामी भर्ती परीक्षा में एक सीट अपना रिजर्व करें और आपके माता पिता भी गर्व करें और आपको भी इस बात का गर्व हो कि आपने मेहनत किया और उसका परिणाम आपको मिला। तो आइए हम इस प्रश्न में फिर से व्याख्या की तरफ चलते हैं। ये सभी अच्छे सुचालक हैं। अब इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, एकदम आसान सा प्रश्न है। माने वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होते हैं वे सुचालक होते हैं, और सभी धातुएं। और एक बात याद रखिएगा, अम्ल, क्षार, लवण, जली विलय, मानव शरीर, ये भी विद्युत के सुचालक हैं। रट लीजिएगा, विद्युत के अगर हम सुचालक की बात करें ना, अम्ल, क्षार, लवणों के जली विलयन, मानव शरीर, यह सभी विद्युत के सुचालक हैं। यह रटिएगा, अगर परीक्षा में आएगा तो गलती मत करिएगा, वरना कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक एकीकृत परिपथ जिसमें आईसी चिप भी कहा जाता है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर सीरीज हमने पढ़ाया है। एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो बना होता है कॉपर, सिलिकॉन, सिलिका, क्रोमियम। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। आइए हम ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है तो ऑक्सीजन है, और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन के जो यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव साबुन, सीसा, कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज किसने किया था, कोई बता सकता है? सिलिकॉन की खोज किसने किया था? स्वीडन के रसायन शास्त्री थे। कोई कमेंट करके बता सकता है? स्वीडन के रसायन शास्त्री थे जिन्होंने सिलिकॉन की खोज की थी, जॉन्स जैकब बर्लियस। लिख लीजिएगा, सभी लोग लिख लीजिएगा, जॉन्स जैकब वर्जिलियस। इन्होंने सिलिकॉन की खोज की थी। कहां के थे? स्वीडन के थे। क्या किया था इन्होंने? सिलिकॉन की खोज किया था। ये पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरे स्थान पे ये होता है। तो ये क्या थे? रसायन शास्त्री थे। समझ में आप लोग को? अरे भैया सिलेक्शन लेना है आप सभी को, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अब की बार एग्जिट हमार करना है और अपनी मेहनत से। हाँ। सिलिकॉन को आवर्त सारणी में 14वें स्थान पर है। अगर आवर्त सारणी पे, अरे भैया आप लोग तो आवर्त सारणी में 14वें नंबर पर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। चलिए, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। देखिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, वो अचानक से साल 2 साल बाद जग जाते हैं और अचानक से प्रश्न डाल देते हैं। उनको बार बार ये कहना पड़ता है कि लाइव क्लास में केवल क्लास के अलावा हम अन्य टॉपिक बात नहीं करते। अगर आप क्लास नहीं पढ़ पाते, 1 महीने 2 महीने बाद कहते हैं कि अरे पिछला क्लास कहाँ गया, तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लेट से पढ़ रहे हैं, क्लास आपका इंतजार नहीं करता, समय आपका इंतजार नहीं करता, तो उनको बार बार हम कहेंगे। एक फिर से मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, कोई भी समस्या किसी को हो, किसी भी प्रकार की, यहाँ पे जब बात करेगा तो सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। सबके काम अपने अपने बटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी समस्या होगी आप यहाँ पे बात करेंगे, जिसको समस्या आ रही है सारी समस्याओं का निराकरण यहाँ पे हो जाएगा। चाहे वो आपकी नोट से संबंधित समस्या आ रही हो, क्लास से रही हो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्लास को कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे भी ये चीजें पसंद नहीं रहती। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है, ठीक है।
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। विभवांतर, धारा, शक्ति, प्रतिरोध। हम इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार, वही सवाल। इस प्रश्न का उत्तर होगा विभवांतर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की इकाई आवेश को चलाने में किया गया कार्य मात्रक के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। तो यहां पर किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य इकाई आवेश का स्थानांतरण हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। ठीक, अगर उन्होंने नंबर स्क्रीनशॉट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। जो प्रश्न पूछ रहे थे, सर्किट में बिजली के प्रवाह करंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। ये चारों आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अगर आपने लगातार क्लास पढ़ी होगी या ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़े होंगे, कोई भी किताब पढ़ी होगी मार्केट की, तो आप इन सभी प्रश्नों से परिचित होंगे। मैंने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, एनीमोमीटर भी पढ़ा है, बैरोमीटर भी पढ़ा है, लैक्टोमीटर भी पढ़ा है। तो यहां पर याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा बिजली के प्रवाह करंट का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर होता है। माने इस प्रश्न का सही जवाब। इसे हम धारामापी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धारामापी। इसे क्या कहा जाता है? धारामापी कहा जाता है। यह एक प्रकार का अमीटर है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पर एम्पियर, वोल्ट या ओम का निशान नहीं लगा रहता। याद रखिएगा, इस पर एम्पियर का, वोल्ट का, ओम का कोई भी निशान नहीं लगा रहता। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन क्वेश्चन प्रश्न टाइप करके फिर से गायब हो गया? सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और उसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? विलियस कैरियर, जॉन गोरी, स्टुअर्ट कैनर, एच.आर. सुल्ज। बताइए सभी लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहां पर विलियस कैरियर 1902 में, इनको आधुनिक एयर कंडीशन का जनक कहा जाता है। विलियस कैरियर को आधुनिक एयर कंडीशनर का जनक, माने आधुनिक एसी का जनक कहा जाता है। ठीक, इसे परिवेश के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इसे जो परिवेश का जो तापमान है उससे नियंत्रित करने का काम किया जाता है। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 3, 4, 2, 1। बताइए, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं। मतलब विद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत उपकरण को कार्य करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है। लगभग सभी विद्युत सेल में 2 टर्मिनल लगे होते हैं। एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक ऋणात्मक। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। ठीक, 2 टर्मिनल लगे होते हैं। एक धनात्मक टर्मिनल होता है, दूसरा ऋणात्मक। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? प्लेटिनम, टैंटलम, टंगस्टन, एंटीमनी। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा टंगस्टन होगा। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग
विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज टार्बन बर्गमैन ने की थी। किसने किया था? अगर खोज की बात की जाए, इसी खोज किसने किया था बताइए? टार्बन, सभी लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा। टार्बन ने किया था, बर्गमैन, टार्बन बर्गमैन ने कब किया था? 1781 में। अगर इसके गलनांक की बात की जाए, अगर इसका गलनांक किया जाए तो ये 3422 और क्वथनांक इसका 5555 सेल्सियस है। विद्युत बल्ब उद्युत के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्त कहलाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं किसके द्वारा संचालित होते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं किसके द्वारा संचालित होते हैं? ये जवाब देना चाहिए। सिविल लॉ, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, कूलम का नियम। तो यहां पर इस प्रश्न का होगा आंसर माइकल फैराडे का नियम, सी। मेटल डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, डिवाइस है, उपकरण है, जिसके द्वारा धातु या से संबंधित चीजों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसका संचालन विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत माइकल फैराडे के नियम पर आधारित है। एयरपोर्ट हुआ, रेलवे बस स्टैंड हुआ, मेट्रो स्टेशन, सिनेमाघर, सामान की तलाशी करते समय मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। वो फैराडे के नियम पर काम करता। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए क्या हो। सभी लोग देखिए, ये बिजली का मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। इसका कारण कार्य डायनेमो के विपरीत होता है, डायनेमो का उल्टा करता है। इसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रहकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जाती हैं। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहिया। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक, देखिए, जो लाइव क्लास पढ़ रहे हैं इस वीडियो को फालतू की कमेंटबाजी ना करें, केवल क्लास पर फोकस करें। ठीक, वरना आपको यहाँ से टीम में से कोई डिलीट कर देगा, फिर मत कहिएगा आप कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। पढ़ लीजिए, समय कम है, सिलेक्शन मिल जाएगा, सफल हो जाएंगे, फिर खूब बताइएगा। केवल अभी फोकस करिए पढ़ने पर, ताकि मैं भी
डेली क्लास आपके लिए ला सकूं। अगर आप यही हरकतें रहेंगी तो मुझे आप सबको बाहर करना पड़ेगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बैटरी। आप एक सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं, उसकी गरिमा रखिए और अपने आप को एक सभ्य समाज का एक सरकारी एम्प्लॉय समझिए। बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती है, किंतु सभी में 3 मूल घटक होते हैं: धनात्मक इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, मतलब धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। यहां 3 मूल घटक होते हैं: धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत कोष बैटरियां रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर इसे विद्युत ऊर्जा में उपलब्ध कराती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी का घर गिरवी है, किसी के मकान, मां के गहने गिरवी है, किसी की जिंदगी दांव पर लगी है, किसी के परिवार का भरोसा दांव पर लगा है, किसी पत्नी के पति का भरोसा है, किसी पत्नी पर पति का भरोसा है, किसी बेटे की मां पर और किसी मां का बेटी पर, बेटे पर, कि उसका बेटा, उसकी बेटी कल को सरकारी नौकरी करेगी। तो आप लोग अपने अंदर वो चीज़ें लेकर आए, वो झलकनी चाहिए हर जगह। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कल को सरकारी नौकरी जरूर करेंगे, लेकिन आप आज से ही कम से कम अपने अंदर वो भावना, आप बच्चे नहीं रह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ हर छोटी चीज़ बताऊँ, क्योंकि परीक्षा में मुझे पता है कब कहाँ से क्या घुमा कर पूछा जाए ये नहीं कहा जा सकता। जरूरी नहीं जो मैं पढ़ा वहाँ से हुबहू है, हो सकता है जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ वहाँ से प्रश्न आ जाए, इसलिए मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपके पास समय बहुत है और कुछ भी नहीं है। सफल हो जाएंगे तो लोग वाह वाह कहेंगे, लेकिन आप सफल नहीं होंगे तो आप अपने द्वारा किए गए प्रत्येक हरकत पर प्रत्येक दिन रोएंगे। आपका आज कल का भविष्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? मेरा सवाल आप सभी से है, इस एसी का फुल फॉर्म क्या होगा जो बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एयर कंडीशनर वाला नहीं, इस डीसी का फुल फॉर्म क्या होगा जो बिजली के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन क्लास का इंतजार करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारी गृहिणी हैं जो नहीं देख पाती, बाद में देखते हैं, तो वो आपकी जब बकवास देखेंगे तो उनको कैसा फील होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, फिल्टर। तो रेक्टिफायर इसे हम दिष्टकारी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी का अगर हम बात करें इसे दिष्टकारी कहते हैं। इसे हम दिष्टकारी के नाम से जानते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करती है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देती है, लेकिन डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता है। ध्यान दीजिएगा, डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता, याद रखिएगा सभी लोग। सभी लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली पर सिद्धांत पर आधारित है। आप पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं। मैं तो गर्म एक सरकारी कर्मचारी हूं, मैं एक सरकारी शिक्षक हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन पढ़ने आते हैं। मैं भी अपना समय निकालकर आप सभी के लिए निःशुल्क पढ़ाने के लिए लेने दुर्गेश पे आ जाता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ जो मेरे पास ज्ञान है मैं आप तक पहुँचा दूँ। इन प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, ताकि मैं आपके लिए बेहतर कर सकूँ और आप कल को अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी आराम कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, सो सकता हूँ, मोबाइल चला सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, चैट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी सी मेहनत से अगर 1000 परिवार सफल हो जाता है तो उनके आशीर्वाद मिलेंगे। हजारों लोग पैदा होते हैं, हजारों लोग मरते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद रखते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप इस बात को समझें। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, फिर भी मैं आपके लिए अपना बेहतर दे रहा हूँ। खाली टाइम रहेगा मैं क्या करूँगा? इस टाइम मैं सो सकता हूँ, टीवी देखो, न्यूज़ देखो, तो मैं आपके लिए कुछ बड़ा करता हूँ। अगर आपको पढ़ना है ठीक है, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं। दूसरों को परेशान ना करिए, डिस्टर्ब ना करिए, चैटिंग ना करिए।
पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है? हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का सिद्धांत, फैराडे का नियम। तो यह है माइकल फैराडे का नियम। ठीक है, किसका? माइकल फैराडे का नियम। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ। यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर कार्यप्रणाली सिद्धांत पर फैराडे के नियम पर काम करता है। एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी बदले ट्रांसफर करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर ही कार्य करता है, यह हमेशा याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर ही कार्य करता है, यह प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है। इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई या अपचाई करने के लिए करते हैं, माने ऊपर नीचे करने के लिए। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर आधारित है। ठीक, आगे चलते अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। 5 ओम प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या हो? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा? बताइए। आइए अभी ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ओम के नियम के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपातित होते हैं। मतलब किसी तार के दो सिरों का जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा, उसका मान क्या होता है? बढ़ा देता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगला है आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? 1915, 1905, 1947, 1906। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन विशेष सापेक्षतावाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, यहां पर 1905 इस प्रश्न का उत्तर होगा। 1915 में सामान्य सापेक्षतावाद के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? वासुदेव मुकुंद, राजेंद्र पचौरी, अजय शर्मा, कृष्णा पालम। इनका नाम है अजय शर्मा। भारतीय शोधकर्ता अजय शर्मा हाल में अल्बर्ट आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर और न्यूटन आर्किमिडीज द्वारा दिए गए भौतिक के मौलिक नियम को पूर्ण रूप से सत्य मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था तीनों वैज्ञानिक नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सत्य माने जा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शायद आपको दिख रहा होगा, एक ऐसी डिवाइस जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित करती है, आमतौर पर ऊर्जा के प्रकार में एक संकेत को किसी अन्य संकेत में परिवर्तित करती है। ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर, रिपीटर। उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जब एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलते हैं, एक प्रकार की भौतिक राशि के संगत में दूसरे प्रकार की भौतिक राशि का प्रदान करना करते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग टाइम से डेली क्लास जुड़ जाया करिए।
क्लास की जो लिंक है आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। मैं बार बार आपको बताया हूँ, टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास निःशुल्क आप लोग को मिलेगी, देश हित में, राष्ट्र हित में। जल्द ही आप लोग को और भी क्लासेज हम उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि और बेहतर हम कर सके। डायोड को एक के रूप में प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, मैग्नीफायर, प्यूरीफायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदल देता है। ठीक, देखिए दृष्टकारी बनाने के लिए ठोस अवस्था में डायोड, निर्वात ट्यूब डायोड, सेलियन डायोड, इन सब का प्रयोग किया जाता है। आज क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, कल सही होंगे। आज पढ़ लिया आपने ना, कल परीक्षा में आएंगे गलत तो नहीं होगा ना। आप इसलिए पढ़ने आ रहे हैं कि आप सीखें, हर दिन कुछ नया सीखें। हमारा उद्देश्य है कि हर दिन आप नया सीखें। ये सिलेक्टेड है जो एनसीईआरटी के हैं, जो पिछले उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 सालों में बार बार पूछे जाने सवाल हैं, वही प्रश्न बैंक हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन में छोड़ता है। एक सवाल है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। परावैंगनिक किरणें, एक्सरे, रेडियो तरंगे, दृश्य प्रकाश। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है बताइए जल्दी। परावैंगनिक किरणें, ए इसका सही है। एलईडी एक अर्धचालक डायोड होता है। ये क्या होता है? अर्धचालक डायोड होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक मैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसकी क्षमता 50% से भी अधिक होती है। पारंपरिक प्रकाश स्रोतों की तुलना में बहुत उन्नत है। यह विद्युत बल्ब जो 1000 घंटे प्रकाश दे पाता है, उससे लगभग 1 लाख घंटे तक प्रकाश दे सकता है। इसलिए आज लगभग हर घर में एलईडी का ही प्रयोग किया जा रहा है। अगला सवाल आपके सामने है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी वजह से ले जा रहे हैं। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है? इन दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, सभी लोग जरूर जवाब दीजिएगा। सॉरी, यहां पर क्या होगा? दृश्य प्रकाश होगा। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 1 सेकंड रुकिएगा। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन छोड़ता है ना। सॉरी, यहाँ पर दृश्य प्रकाश होगा। सॉरी, देखिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक चिप है, इसका टेलीविजन में लगाया जाता है, इससे दृश्य प्रकाश होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है। दृश्य प्रकाश होगा, मैं इसे फिर से समझा दे रहा हूँ। सॉरी, गलती हो गई। देखिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी एक अर्धचालक डायोड होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक चिप है, इसको टेलीविजन में लगाया जाता है। इसके द्वारा दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है। डी सही है, डी सही है, डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रोशनी के लिए साधारण बल्ब जगह एलईडी सीएफएल की जगह ले रहा है, बताइए क्यों? ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा बचाने के लिए। ठीक, अगला सवाल है आपका, जिन पर उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, फोटॉन, न्यूट्रॉन। माने जिस प्रकार पदार्थ कणों का बना होता है, उसी प्रकार प्रतिद्रव्य प्रतिकणों से मिलकर बना होता है। प्रतिकण उस पदार्थ को कहते हैं
जिसके परमाणु में नाभिक एंटी प्रोटॉन्स एंटी न्यूट्रॉन्स का बना होता है। नाभिक के चारों ओर पॉजिट्रॉन्स घूमते रहते हैं और पॉजिट्रॉन का जो प्रतिकरण है वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी है। अगला है आपके सामने, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? 3 है, एक नहीं है। निकेल, लोहा, एल्यूमिनियम, चुंबक पदार्थ पत्थर। तो यहां पे निकेल में है, लोहा में है, एल्यूमिनियम है, चुंबक पत्थर में नहीं है। और जो नहीं है वही आपका सही है। चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर हम अस्थायी चुंबक की बात करें तो ये वे चुंबक है जो चुंबकीय बल से के संपर्क हटा लेने के बाद भी उसमें काफी अधिक समय तक चुंबक विद्यमान रहता है। एल्यूमिनियम अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। लेकिन अगर हम बात करें लोहा, निकेल, लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अस्थायी अगर चुंबक, वे चुंबक है जिसमें चुंबकीय बल के संपर्क हटाते चुंबक समाप्त हो जाता है, जैसे पत्थर चुंबक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। अगला सवाल है, एक साधारण चुंबक को आकर्षित नहीं करता। एकदम आसान हलवा प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। लोहा, कांसा, निकेल, स्टील। इसको निकेल को भी, स्टील को भी, कांसा को नहीं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगर हम कांसा की बात करें, अगर हम कांसा की बात करें, इसमें क्या होता है? तांबा 15%, टीन 85%, टीन 15%। लौहहीन होने के कारण कांसा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किया जाता। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट बना होगा, क्रमवार रूप से टॉपिक बाय टॉपिक पूरी वीडियो बनाकर लगभग डाल दी गई है। पूरा साइंस समाप्त है, एक बार आप जाके देख लीजिएगा। हम एक बार समाप्त होता दोबारा तिबारा पढ़ाते हैं, एक बार आप लोग जाके जरूर विजिट कर लीजिएगा। हो सकता है आपका भ्रमजाल खत्म हो जाए सभी सब्जेक्ट के। कभी एक विजिट करिए, अगर मौका मिले, अगर आपको पढ़ना हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो जरूर जाइएगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक की दिशा को संकेत करता है, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व उत्तर, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ और साउथ, माने उत्तर और दक्षिण। हम ये कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। माने चुंबक वह पदार्थ या वस्तु जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जब किसी चुंबक को मुक्त रूप में छोड़ दिया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। ऐसे जो ध्रुव उत्तर दिशा में होता है उसे उत्तरी, और जो दक्षिण में होता है दक्षिणी। बस। अगला है, औसत कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? यह आज का आखिरी सवाल है। इसके साथ हम मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। आप लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। सभी टॉपिक वाइज जो सीरीज है, क्लास है, वो जल्द ही हम आप लोग को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके जुड़िएगा। सभी क्लास आपको निःशुल्क PDF में मिल जाएंगी। और अगर आप ऑनलाइन क्लास इन नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहते हैं या कोई समस्या होती है तो ये ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, जहाँ से मैं एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क आपको पढ़ाता हूँ। या नोट संबंधी जानकारी, क्लास संबंधी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जौनपुर जनपद सिराज हिंद साहब के मेरे द्वारा या अन्य ई लर्निंग विद दुर्गेश की टीम के द्वारा संचालित की जाती है। डेली क्लास में आप लोग टाइम से जुड़ जाया करिए। 1-2 मिनट की देरी भले होती है, लेकिन हम हमेशा प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। प्रति सेकंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, प्रतिदिन 1000 बार, प्रति घंटा 100 बार। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रति सेकंड 100 बार। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए, इसका राइट आंसर है। आसमान में विपरीत ऊर्जा के बादल हवा में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं।
ये विपरीत दिशा में आते हुए टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। अगर औसतन देखा गया कि 1 सेकंड में लगभग 100 बार बिजली धरती पर गिरती है। इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है। तो जो फिजिक्स का टर्म था लगभग शॉर्ट में हमने पूरा आपको पढ़ा दिया जितना आपके पाठ्यक्रम में है। फिर भी यदि कुछ लगता है कुछ कम या ज़्यादा है तो अगली सीरीज में अगले दिन हम लोग देखेंगे। सभी क्लास की टाइम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाती है। आपके लिए 1-2 सीरीज और उपलब्ध होगी क्योंकि समय कम मिल पाता है मुझे। दिन भर क्लासेज भी रहती हैं और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सरकारी काम पहले ज़रूरी है। पहले बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है जिनके लिए मुझे वेतन मिलता है। उसके बाद आप लोग तो मैं और प्रयास करूंगा, रात में 2 घंटे और जगूंगा। मैं जल्दी आपके लिए कुछ और बड़े क्लास शुरू करने वाला हूं। लेकिन आप लोग जुड़े रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपके अंतरात्मा का है, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ये वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रहा है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर जुड़े रह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ये आज का आखिरी सवाल था। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। लिंक आपको क्लास शुरू होने से पहले ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर मिल जाती है। खुद भी जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को जुड़िएगा क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ